नमस्कार साथियों, एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये दरअसल हमारे जो वीडियो हैं ये क्वेश्चन हैं। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इन सब में ये क्वेश्चन काम करेंगे। यहाँ लिख देते हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत हाईटेक क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाए गए क्वेश्चन हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एमए के एंट्रेंस में ही आएंगे। ये एमए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं ज्योग्राफी को लेके, स्पेशली भूगोल को लेके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे और सेम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि हमने प्रश्नों को बहुत ही टेक्निकल तरीके से तैयार किया है। किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज हो सकती हैं और उनसे भी जुड़े जो प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ज़्यादा देर न करते हुए, हालांकि आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दें कि ये जो क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है या कह सकते हैं वायुमंडल से संबंधित जो चैप्टर है, इसमें 10+ सवाल आते हैं। क्योंकि इसमें सवाल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी हो जाता है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बना के नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा हवा ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, उच्च दाब क्या है, निम्न दाब क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी मोबाइल को साइलेंट करके पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको हो सके तो मोबाइल दूर ही रखिए। अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल को साइलेंट करके रखिए। इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हुए हैं तो कम से कम इतने दिन तो आप शांति से पढ़ लें, अदरवाइज आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा एग्जाम। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। अब देखिए, नाइट्रोजन हर कोई जानता है कि नाइट्रोजन का भाग सर्वाधिक है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रश्न पूछा जाएगा आर्गन को लेके, CO2 को लेके, जेनान को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि इनमें किसका मात्रा सबसे ज़्यादा है, किसकी मात्रा सबसे कम है। तो हमने आपको 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दिया हुआ है यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 के बारे में। इन 4 को आप लीजिए और इसको कंठस्थ करके रखिए। और हो सके अगर आप और जानना चाहते हैं तो एक जेनान है, जेनान गैस, उसको भी आप याद करके रख लीजिएगा। हीलियम भी याद करके रख सकते हैं, लेकिन ये 4 तो कभी भूलिएगा ही मत, अदरवाइज एग्जाम में तुरंत सवाल गलत होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टिक दे देते हैं, नाइट्रोजन करेक्ट आंसर है। सेकंड देखते हैं, वायुमंडल में समताप मंडल और मध्यमंडल के बीच स्थित सीमांत को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है फ्रेंड्स स्ट्रेटोपाज। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ टिक कर देते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे आते हैं, अभी इन बातों को आगे चलकर डिटेल में समझेंगे, इसलिए यहाँ इसको अभी होल्ड कर रहे हैं कि अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आसानी से समझना है। हमने पूरा एक सिलेबस बना के रखा हुआ है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है। आप पूरा इस वीडियो में बस बने भर रहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्या है या फिर उसका नाम क्या है। अब देखिए, इस प्रश्न को कई तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे निचले स्तर को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें आप देखेंगे कि इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो 3 नाम तो आपको यहीं से मिल गए, 3 क्वेश्चन तो यहीं से मिल गए। यहाँ पूछा जाएगा परिवर्तन मंडल किस स्तर से संबंधित है, क्षोभ मंडल कहाँ पाया जाता है, विक्षोभ मंडल कहाँ पाया जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन करके सवाल पूछा जाएगा। तो 3 सवाल तो आपको यहीं से बन जाएंगे सीधे कि वायुमंडल के सबसे निचले स्तर का नाम क्या है, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल। इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं और जहाँ से क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होती है उसको ट्रोपोपाज कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो हाइट दी हुई है एवरेज 13 किलोमीटर, तो जो अपना धरातल है, ये मान लीजिए धरातल है, यहाँ पेड़ पौधे वृक्ष ऐसे हैं, ये आसमान है, बादल हैं, इधर बादल। तो जो बादली घटनाएं होती हैं, जो मौसमी घटनाएं होती हैं, पानी बरसता है, तूफान आता है, विक्षोभ आते हैं, ये सब मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इसीलिए इसका नाम विक्षोभ है, क्योंकि ये अशांत एरिया है, यहाँ पानी बरसेगा, तूफान आएगा, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बादल भी रहते हैं। तो ये क्षोभ मंडल है। इसकी एवरेज ऊंचाई 13 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम है, लगभग 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा 18 किलोमीटर है। आप सोच रहे हो कि भूमध्य पर इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा क्यों है। अब ऐसे ही प्रश्न ज्योग्राफी में फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, जैसे ही कथन कारण वाले सवाल बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे कि भूमध्य रेखा पे कम क्यों है, ध्रुवों पर ज़्यादा क्यों है। तो भूमध्य रेखा फ्रेंड्स क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अब जानते हैं आप टेम्परेचर ज़्यादा, पानी कैसे बरसता है, संवहन के द्वारा। जब ये वाष्प गर्म होता है, जलवाष्प ऊपर जाती है, फिर ठंडी होकर बारिश होती है, उसी से सारी मौसमी घटनाएं भी होती हैं। तो ध्रुवों पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वाष्पीकरण की क्रिया बहुत ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ वाष्पीकरण की क्रिया बहुत कम पाई जाती है। ये कारण है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और
यहाँ पोल पर इसकी ऊंचाई कम है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडल को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। यहाँ तक ये क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी हर एग्जाम में पूछा जाता है, और जो लेखपाल ये एग्जाम होते हैं, लेखपाल हो गए, छोटे मोटे एग्जाम हो गए, यहाँ भी ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयन मंडल, क्योंकि जो आप रेडियो तरंगे देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न चलती है, सब चलती है, तो वायुमंडल में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी परत है। अभी क्या है कि नॉर्मली जो किरणें होती हैं, दीर्घ तरंग होती हैं, वो पार कर जाती हैं जो परत होती है, लेकिन आयन मंडल एक ऐसी परत है कि वो ऑटोमेटिक वहाँ से वापस कर देती है। अदरवाइज हमें सैटेलाइट लगाना पड़ता, फिर सैटेलाइट से इसको वापस करना पड़ता, वो दिक्कत का काम था। आयन मंडल खुद ऐसा काम कर रही है कि वहाँ से सारे सिग्नल वापस आ रहे हैं। अगर आपको आयन मंडल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उस पर हम एक अलग वीडियो बना देंगे, बाकायदा उसको हम एनिमेशन के थ्रू आपको समझा देंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन अब वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है। अभी देखिए पीछे क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो परत है वो विक्षोभ के लिए, मौसमी घटनाओं के लिए सब डिटेल में समझा दिए हैं। पिछले वाला प्रश्न जाके देख सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके बताएं। 90 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में कौन सी गैसें हल्की गैसों के साथ वृद्धि परिवर्तित होने लगती है, परत कहलाती है हेट्रोस्फीयर। फ्रेंड्स 90 किलोमीटर तक होमोस्फीयर पाया जाता है, मतलब सम मंडल पाया जाता है। उसके बाद 90 किलोमीटर के बाद विषम मंडल पाया जाता है, जिसको हेट्रोस्फीयर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नूतन परिकल्पना के अनुसार निम्न में से किस विद्वान ने वायुमंडल को 2 भागों में विभाजित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्शल निकोलेट। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है, कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते भी खूब हैं। फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव की सभी क्रियाएं मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। फिर देखिए वही प्रश्न आ रहा है, क्षोभ मंडल में। कितने तरीके से प्रश्न घुमा के पूछा जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं किस किस तरीके से प्रश्न को घुमा के पूछा जा रहा है, किस किस तरीके से बात को घुमाया जा रहा है, आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये बात वही हो गई जैसे कि पंचायत वेब सीरीज में देख रहा है विनोद, बात को कैसे घुमाया जाता है गोल गोल, सेम वही हो रही है कि हर क्वेश्चन में कैसे क्षोभ मंडल के बारे में उसको बार बार घुमाया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में इनमें से कौन सी सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स ओजोन। ओजोन की मात्रा इस तरह से आप देख सकते हैं, ये ओजोन का कंसंट्रेशन है वायुमंडल में 0.00001। और अभी हम आपको पीछे बता चुके हैं जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ओजोन के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको आप जान के रखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं, आप इस ग्रुप को भी याद कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप बहुत क्लोज है, ओजोन का, हाइड्रोजन का, हीलियम और जेनॉन का बहुत पास पास है, इसीलिए इसको पूछा गया है। हालांकि एग्जाम में ऐसे कठिन, जब पेपर कठिन होते हैं तब ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, अदरवाइज आपसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सब गैसें पूछी जाती हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी दिए गए समय वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं। दिए गए समय में, जैसे कि मौसमी समय 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 2 महीने, 1 महीना, कम समय कहा जा रहा है तो उसको मौसम कहते हैं। यही जब बहुत समय हो जाता है, 8 साल, 10 साल, 50, 100 साल, तब उसको जलवायु कहा जाता है। मौसम और जलवायु में अंतर भी पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है कि मौसम जो एक निश्चित समय के लिए, कम समय के लिए, एक तरह से कह सकते हैं उसमें दैनिक परिवर्तन हो सकता है, मासिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जलवायु जो है, जलवायु बहुत लंबे समय तक की क्रिया होती है, 10, 20, 50 साल तक वो जलवायु बदलती नहीं है। जैसे हमारे देश में मानसूनी जलवायु है, तो मानसून का क्रम निश्चित है कि इतने दिन में मानसून आ जाएगी, तो वो निश्चित है, बहुत दिनों से चली जा रही है, लॉन्ग टाइम वाला मैटर है। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये सवाल फ्रेंड्स साइंस में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो ये स्कैटरिंग एक इफेक्ट होता है, इसको लिख देते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से फ्रेंड्स आकाश का रंग नीला होता है, धूल कण के द्वारा प्रकाश छितरा जाता है, मतलब कि स्कैटर हो जाता है। जैसे प्रकाश आता है धूल कण से टकराता है और अलग अलग जगहों पर विभाजित हो जाता है। एक रीजन ये भी दिया जाता है कि पृथ्वी पानी की अधिकता के कारण भी वो नीला दिखाई देता है, तो उसके कई भी कारण हैं, लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा अगर ये ऑप्शन है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना है। 12th नंबर, वायुमंडल में एक यह परत धूल, जल तथा धूल के कण पाए जाते हैं, इसका नाम क्या है। क्षोभ मंडल है, अभी आपको पीछे बता चुके हैं। वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए सुविधाजनक दशाएं रखती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखते हैं कि वायुयान इतनी ऊपर क्यों उड़ाई जाती है, पास पास भी जा सकती है, बिल्डिंग कितनी ऊपर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 1 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ दीजिए, तब भी वायुयान इतना ऊपर क्यों जाता है, 18,000 फीट के ऊपर, 36,000 के ऊपर वायुयान क्यों उड़ाया जाता है। उसका कारण है फ्रेंड्स कि हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ के बारे में बता दिए, इसका नाम ही क्यों है कि इसमें विक्षोभ पाए जाते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, तूफान आते हैं, बारिश होती है, बिजली, तड़े, झंझा, ये सब पाए जाते हैं। तो वायुयान के लिए ये सब खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि
ये पोल होते हैं पॉजिटिव निगेटिव और क्रैश कर सकते हैं ऐसे वायुयान, और उनके जो इंडिकेटर हैं वो भी काम करना कभी कभी बंद कर देते हैं। तो इसलिए जो वायुयान है उसको समताप मंडल में उड़ाया जाता है। तो समताप मंडल का आप नाम भी सुन सकते हैं, सम मतलब कि वहाँ तापमान भी समान रहता है, मौसमी दशाएं भी समान रहती हैं, हवा शांत रहती है, ये सब पाई जाती है। कुछ एडिशनल जानकारी हम बता देते हैं आपको समताप मंडल के बारे में, जो और एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। यहाँ पर ये 50 किलोमीटर तक पाई जाने वाली एरिया है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि हमने इसलिए ये वाला प्रश्न क्रिएट नहीं किया अलग से कि ओजोन की परत कौन से मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पर ओजोन की परत फ्रेंड्स, ओजोनोस्फीयर जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है और 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, कभी कभी 18 किलोमीटर तक भी इसकी सीमा दी रहती है, तो उसको भी आप सही टिक मार सकते हैं, 15 से 35 किलोमीटर। इसी में मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनता है कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। सीरस क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं, सीरस क्लाउड से ही इनका निर्माण होता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का। मोतियों का एक तरह से कह सकते हैं बादल होता है, तो सीरस क्लाउड को ही नेक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मौसमी दशाएं भी नहीं होती हैं, जो अभी बताया आपको, मौसम शांत रहता है, हवाएं शांत रहती हैं, वायुयान आराम से उड़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, इसीलिए समताप मंडल में ले जाकर उड़ाया जाता है इसको। अब यहाँ आप देख सकते होंगे जैसे जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी, जेट स्ट्रीम में जब अमेरिकी जेट उड़ रहे थे तो उनको उड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो जेट स्ट्रीम की खोज हुई। वो भी क्षोभ मंडल के पास की एरिया थी जहाँ पर ये विक्षोभ पाए गए। क्षोभ मंडल क्या कह सकते हैं, जब उधर पश्चिम विक्षोभ जहाँ पाए जाते हैं उधर का मैटर था ये, अभी आगे प्रश्न बताएंगे। तो वहाँ से जेट स्ट्रीम की खोज हुई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे प्रश्न इस तरह से बनते हैं, आप इनको अलग अलग प्रश्न रेट लीजिए, याद कर लीजिए। क्षोभ मंडल को, समताप मंडल को आप याद करके जरूर ही जाइए, क्योंकि 2 प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसी में से बनते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं बनते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुँचती है उसे क्या कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सनलाइट भी कहते हैं। 15 नंबर, सूर्य को पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड, 16.6 सेकंड। एक था कि 8 मिनट 6 सेकंड भी था, लेकिन अभी करंट नॉलेज में जो आ रहा है वो 8 है, 16 सेकंड है। पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है, तो लगभग 80% तक गर्म कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल के दृश्यमान भाग का कितना प्रतिशत भाग बादलों की सतह से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, 25%। इसको आप एज इट इज याद करते चलिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है ज़्यादा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल्बिडो उच्चतम होता है हिमाच्छादित सरफेस। अब एल्बिडो आप समझ लिए थोड़ा है क्या। देखिए एल्बिडो क्या होता है कि जैसे ही सूर्य की किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, रेडिएशन जो आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है, पृथ्वी उसको अवशोषित करती है, उसी से हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता है, उसी से ये हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी गर्म होता है। और यही कारण बता दें फ्रेंड्स, जैसे ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, थोड़ा एनिमेशन से दिखा देते हैं आप, ये सन है इस तरह से, यहाँ से जब हीट आती है धरती पर तो पृथ्वी इसको अवशोषित कर लेती है, अवशोषित करती है, तो ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है ये भी गर्म हो जाता है, जो आसपास का वायुमंडल है, क्योंकि लघु तरंग के रूप में अवशोषित करती है और दीर्घ तरंग के रूप में इसको वापस करती है। तो जैसे ही एक बार अवशोषित हो गई, फिर अपना टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए जैसे ही सूरज डूब जाता है तो फिर दीर्घ तरंग के रूप में बाहर निकलने लगती है। तो उसी की वजह से पृथ्वी के आसपास का एटमॉस्फेयर गर्म होता है। तो जैसे ही कहते हैं कि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर ठंडा होता चला जाएगा। यही कारण है कि रेडिएशन जो है पृथ्वी के पास ही रहता है, दीर्घ तरंग विकिरण ऊपर जाने पे कम होता जाता है, इससे टेम्परेचर गिरता चला जाता है। अभी आगे के प्रश्न में बताएंगे आपको हम। तो ये फ्रेंड्स ये बात हो गई। और एल्बिडो का क्या मैटर है कि जो एल्बिडो होती है, तो एल्बिडो एक तरह से परावर्तन का मैटर है, सूर्य के किरणों का परावर्तन कर दिया जाता है। तो जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ अभी आप देखते होंगे बर्फ़ लगता होगा, कैसी होती है बर्फ़, कभी बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों को आप देखिए, कभी पहाड़ों पर जाइए बर्फ़ की चट्टानों को देखिए, उस पर धूप टिक ही नहीं पाती है। आपको लगता होगा कि बर्फ़ पर तो धूप पड़ेगी, बर्फ़ तुरंत पिघल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्फ़ बहुत हार्ड होती है और इतने आसानी से पिघलती नहीं है, जबकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। जब वो अवशोषित ही नहीं करेगी तो गर्म नहीं होगी। देखिए सूर्य का जो विकिरण है वो किसी चीज़ को कब पिघला सकता है, जैसे आपकी बॉडी को टेम्परेचर फील क्यों होता है, जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को एक्सेप्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तब आपको टेम्परेचर फील होता है। लेकिन बर्फ़ वाले में क्या है कि एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है इसका, जिसकी वजह से ये इतनी चिकनी परत होती है कि सूर्य का प्रकाश उस पर टिक ही नहीं पाता, जैसे गिरता है दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे गिरता है दूसरी तरफ चला जाता है। तो जब भी आपको एल्बिडो से संबंधित प्रश्न आए और उसमें हिमाच्छादित मेघ दिया, हिमाच्छादित दिया रहे, सतह दिया रहे, सरफेस दिया रहे, बर्फ़ से ढकी हुई सतह दिया रहे, तो आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। ये दोनों प्रश्न देखिए एक जैसे हैं, तो इसमें भी हिमाच्छादित धरातल से और इसमें भी हो जाएगा एल्बिडो। उम्मीद करते हैं एल्बिडो आप समझ चुके हैं। दरवाजा हमारी जाके ज्योग्राफी की सीरीज देखिए, वहाँ हम अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं कि एल्बिडो क्या होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के समताप मंडल में तापन का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन द्वारा सौर विकिरणों का अवशोषण। अभी जानते होंगे, अभी बता चुके कि ओजोन कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। फ्रेंड्स जो
ओजोन है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करती है। अदरवाइज अल्ट्रावायलेट रेस अगर धरती पे आ जाएंगी तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों की स्किन जल जाएगी, पूरा एटमॉस्फेयर खत्म होने की संभावना है। तो एक प्रलय की बात ये भी की जाती है कि धरती पे प्रलय तब आ जाएगा जबकि ओजोन खत्म हो जाएगी, ओजोन की परत खत्म हो जाएगी, तो पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, पूरी पृथ्वी डूब जाएगी। एक कारण ये भी हो सकता है प्रलय का। लेकिन जो समताप मंडल का टेम्परेचर बढ़ता है वो अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करने की वजह से बनता है। हालांकि जो अलग रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है वो धरती को पहुंच जाती है, जिससे हमको सूर्यास्त प्राप्त करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तापीय प्रतिलोमन क्या है? टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रवाहित तापीय प्रतिलोमन से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा धरातल के पास आर्द्र हवा की स्थिति। दरअसल जो ये प्रतिलोमन की बात होती है, जैसे अभी आपको हम बताया कि ये धरती है अपनी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। कारण बता दिए थे क्यों कम होता चला जाएगा। लेकिन तापीय प्रतिलोमन क्या है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आप तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट के उल्टा जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कि तापीय प्रतिलोमन। अभी इसको किसी वीडियो में आपको डिटेल समझाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि नॉर्मली टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटता है, लेकिन तापीय प्रतिलोमन की कंडीशन में टेम्परेचर ऊपर जाने पे बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में सबसे कम महत्व की है? तो इसमें हो जाएगा संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा। बाकी जो 3 क्रियाएं हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी जलवायु वायुदाब पेटियों ऋत्विक मतलब कि सीजनल खिसकाव का परिणाम है? तो पश्चिमी अनुसमुद्री। देखिए भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरीय गर्म मरुस्थलीय ये खिसकती नहीं है, लेकिन ऋत्विक जो खिसकाव का परिणाम है पश्चिमी अनुसमुद्री है। 24 नंबर का क्वेश्चन। वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते समय तापमान घटता जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में तापमान घटने के बजाय बढ़ता है, इसको क्या कहते हैं? तापीय व्युत्क्रमण या फिर तापीय प्रतिलोमन। अभी जो आपको टेम्परेचर इन्वर्जन ऊपर बताया, सेम क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट बदल के पूछा जा रहा है। अभी ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एडियाबैटिक चेंज क्या है, एडियाबैटिक कूलिंग क्या है। इसको अभी आगे चल के आपको समझाते हैं क्या है एडियाबैटिक क्या है, रुद्धोष् प्रक्रम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये वायुदाब में अंतर है। अभी आपके दिमाग में पता नहीं ये सवाल कभी आया कि नहीं आया कि हवा चलती क्यों है? हमारे घर की तरफ किसी दिन हवा चलती है, किसी दिन हवा नहीं चलती है, किसी दिन बहुत उमस फील होती है, पेड़ के पत्ते तक नहीं हिलते हैं, ऐसा क्यों है? ये वायुदाब में अंतर है। अब वायुदाब में अंतर फ्रेंड्स कहाँ से होता है? टेम्परेचर में अंतर की वजह से। जैसे जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, अभी आप ज्योग्राफी एमए इंट्रेंस देने जा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी करने जा रहे हैं, मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको जो कॉमन फंडा है, कॉमन कॉन्सेप्ट है वो आपको मालूम ही होंगे। धरती पर जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जैसे ही ऊपर उठेगी तो उस पर्सनल पॉइंट पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जहाँ ऊपर जाके वो वायु फिर से नीचे गिरेगी, ठंडी होकर नीचे गिरेगी, वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों आती है? क्योंकि लो प्रेशर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यहाँ पर हवा की मौजूदगी ही नहीं रहती है। तो बैलेंस करने के लिए जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे हवा आगे बढ़ती है, खाली जगह को भरने के लिए हवा आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गतिज है? गतिज का क्या मतलब है? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब का मैटर क्या है? ये देखिए ध्रुवीय उच्च दाब पेटी या फिर विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, ये सब खिसकती नहीं है, ये खिसकती रहती है। कारण अभी आपको आगे समझा रहे हैं। पछुआ पवनें दोनों उसमें ध्रुवों में चलती हैं, दोनों गोलार्धों में किन अक्षांशों में चलती हैं पछुआ पवनें? तो ये आपका 35 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चलती हैं पछुआ पवनें। नेक्स्ट देखते हैं। किस दाब पट्टी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? देखिए वही प्रश्न फिर से आ गया। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो है उसको घोड़े के अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? और ये पाया जाता है 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में। यहाँ पर शांत वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। अब शांत वायुमंडलीय दशा के बारे में आपको बता दिए कि जहाँ पर लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, वहाँ से हवाएं ऊपर जाएंगी, वहाँ बारिश तूफान ये सभी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन हाई प्रेशर में क्या होता है कि हवा ऊपर से नीचे आती है, और जैसे ही हवा ऊपर से नीचे आएगी तो बारिश की संभावना नहीं रहेगी। आपको लग रहा है कि हवा ऊपर से नीचे आएगी तो बारिश क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि हवा भारी है, वो इसलिए नीचे आ रही है। जब हवा हल्की होकर ऊपर जाती है तब संघनन होता है, तब बारिश होती है। पहले से ही भारी है, नीचे उतर रही है तो संघनन ही नहीं हो पाता उसका। इसलिए एक जो इच्छुक टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, इच्छुक ऊंचाई तक पहुँच ही नहीं पाती। तो ये हाई प्रेशर पाया जाता है। अब हाई प्रेशर क्या है उसके लिए हेडरी फेरल और ये सब नियम आपको जानने पड़ेंगे। यही आपको थोड़ा सा यहाँ हम समझा देते हैं, शायद आपको समझ में आए। रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि जो विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से हवाएं उठती हैं, तो एक टेम्परेचर जाने के बाद फिर से हवाएं नीचे आती हैं, तो वो 30 से 35 डिग्री पर नीचे उतरती हैं, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये
इस तरह से हाई प्रेशर बन जाता है 30 से 35 डिग्री के बीच में। अब ये अस्वच्छांश क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि प्राचीन काल में जब घोड़ों को ले जाया जाता था, जो पाल वाली नौकाएं होती थी जो कि हवा से चलती थी, तो जब उसमें हवा ही नहीं रहती थी समुद्र में, नौकाएं आगे कैसे बढ़ेंगी? और जो बहुत ज़्यादा वजन होने की वजह से डूबने की भी संभावना रहती थी, नाव आगे ही नहीं बढ़ती थी, तो जो घोड़े ले जाना पड़ता था, घोड़ों को उतार दिया जाता था, जिससे नाव हल्की हो जाती थी, तब वो आगे चलती थी और घोड़े तैरते रहते थे। ये मत समझिएगा कि घोड़े लेके जाते थे तो वहाँ नाव आगे नहीं पड़ती थी, तो घोड़े को समुद्र में फेंक देते थे, घोड़े मर जाते थे, ऐसे में तो व्यापार ही बैठ जाएगा। उनको उतार देते थे, वो तैरते हुए साथ साथ चलते रहते थे। जैसे ही वो अक्षांश निकल जाता था 30 से 35 डिग्री का, फिर से उसको बैठाते थे और निकल जाते थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न फ्रेंड्स जब पूछे जाते हैं, कुछ कोर एरिया हैं जिससे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। आप 50 चैप्टर पढ़ के जाइए, कुछ नहीं होगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं में से रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार प्रश्न आते हैं। और वो हो सकता है एग्जाम्पल क्वेश्चन बना दे, क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना दे, इतना हो सकता है केवल। फ्रेंड्स, हमारी चाय ठंडी हो गई ये वीडियो बनाने के चक्कर में, लेकिन कोई बात नहीं। वीडियो का टॉपिक इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम इसको पढ़ाते पढ़ाते यही भूल गए कि हम चाय पी रहे थे, आधी चाय हमारी रखी रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से आप समझिएगा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है इसमें। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वायु सदैव उच्च से निम्न दाब की ओर चलती है, अभी जो आपको हम पहले बताए हुए हैं। कारण दे रहा है पवन की दिशा को कोरियालिस बल की वजह से। दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, अभी आपको थोड़ा कोरियोलिस बल के बारे में बता देते हैं। वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न की ओर चलती है, इसमें कह रहा है कथन क्या है? ये सही है कि ये सही व्याख्या करता है, दो सही व्याख्या करता है। दरअसल जो पवन की दिशा होती है फ्रेंड्स, वो आपको बता दिए कि हम जो वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है, तो ये तो टेम्परेचर की वजह से चलती है, लेकिन जो कोरियोलिस बल है वो पवन की दिशा को डिसाइड करता है। कोरियोलिस बल फ्रेंड्स पृथ्वी को घूमने की वजह से क्रिएट होता है। पृथ्वी घूम रही है, उसकी वजह से विक्षेपक बल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ घूमती है तो उसके आसपास एक एटमॉस्फेयर तैयार होता है और उसका एक गुरुत्व केंद्र तैयार होता है, गुरुत्व क्षेत्र तैयार होता है, उसमें वो काम करने लगता है। तो पृथ्वी जब घूमती है उसकी वजह से एक विक्षेपक बल क्रिएट होता है। तो उसी विक्षेपक बल की वजह से हवाएं उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में ये घूमती हैं। अभी एक वीडियो में अलग से इसको डिटेल में समझाएंगे कोरियोलिस बल क्या है, यहाँ बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जानिए कि कोरियोलिस बल का संबंध है, कोरियोलिस बल का संबंध पवन की दिशा से है, पवन की गति से नहीं है। यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं पवन की गति से नहीं है। यही प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। कोरियोलिस बल से अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि कोरियोलिस बल किससे संबंधित है, पवन की दिशा से संबंधित है, पवन की गति से संबंधित है, कि पवन की गति और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। तो पहली बात जान लीजिए, पवन की गति से कोरियोलिस बल का कोई भी संबंध नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कोरियोलिस बल का मैक्सिमम मान कहाँ पर होता है। तो कोरियोलिस बल फ्रेंड्स ध्रुवों पर, इधर जो पोल होता है, ये विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर कोरियोलिस बल का मान एकदम कम होता है, कह सकते हैं शून्य होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कोरियोलिस बल का मान बढ़ता चला जाएगा। यही दो क्वेश्चन आपको कोरियोलिस बल से पूछा जाएगा। कोरियोलिस एक ये ज्योग्राफी के विद्वान थे, उनके नाम पर एक कोरियोलिस बल रखा गया है। अब आपको इन दो क्वेश्चन के अलावा तीसरा क्वेश्चन कोरियोलिस बल से देखने को मिलेगा ही नहीं कभी, तो इसको आप कंठस्थ करके रखिए। अब इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ें, आगे बढ़ें, एग्जाम क्वालिफाई करें और नौकरी करें। अक्ष अक्षांश के बारे में फिर से पूछा जा रहा है, हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में फिर से पूछा जा रहा है। तो फिर वही क्वेश्चन, कितनी तरह से देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब में 31 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल से तापक्रम के रुद्धोष में एडियाबैटिक क्या है? वायु के प्रसार तथा संपीड़न से है। अब रुद्धोष प्रक्रम का एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि जब आपके पास साइकिल होती है, साइकिल के जो टायर में हवा भरी रहती है, कभी उसकी जो वाल्व होती है उसको जाइए आप अचानक खोल दीजिए। जैसे ही आप अचानक वाल्व खोलेंगे वहाँ ठंडक महसूस होगी, वो रुद्धोष प्रक्रम के बारे में होती है। तो रुद्धोष प्रक्रम ये है कि रुद्धोष प्रक्रम एक तरह से कह सकते हैं कि जो अंदर का टेम्परेचर है वो अंदर रहने देता है, बाहर का टेम्परेचर बाहर रहने देता है। अंदर बाहर के टेम्परेचर में वो इन्वर्जन नहीं करता, मतलब कन्वर्जन नहीं करता है। यही रुद्धोष प्रक्रम है। एक लाइन में इसको समझ के चलिए। रुद्धोष प्रक्रम क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ की एनर्जी है और यहाँ की एनर्जी है, इसकी और इसकी एनर्जी में इंटरचेंज नहीं होगा, यही रुद्धोष प्रक्रम है। एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकता साठा क्या है? ये उच्च वेगी पवन है, भारत से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी ग्रही पवन नहीं है? देखिए जो मानसूनी पवनें हैं ये ग्रही पवन नहीं है, ये एक टाइम पर ही आते हैं, लेकिन जो ध्रुवीय हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, ये हमेशा चलती रहती हैं। 34 नंबर का, स्विट्जरलैंड में आप आल्प्स पर्वत से निर्मित उतरने वाली बसंतकालीन गर्म में शुष्क पवन को क्या कहते हैं? तो फॉन कहते हैं। अब आप पवनों के बारे में ठीक से जान लीजिए कि पवन क्या है। ये चिनूक है, चिनूक गर्म हवा है। चिनूक हेलीकॉप्टर भी हमारे यहाँ लाया गया है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर यूएसए से लिया गया है, तो ये करंट का क्वेश्चन भी आपका बन जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक पवन तंत्र नहीं है? दैनिक पवन तंत्र है,
तो देखिए मानसून है, ये तो दैनिक है नहीं, ये तो 2-3 महीने के लिए आती है। ध्रुवीय पवनें, चिनूक पवनें, ये सब अलग अलग टाइम पे चलती हैं, लेकिन स्थलीय एवं सागर समेत डेली चलती है, इसलिए इसको दैनिक कहते हैं, प्रतिदिन का मैटर है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नमी की वह मात्रा जो तरल एवं ठोस के वाष्पन एवं पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल को प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन। वेरी इजी। अमेजन बेसिन में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। अभी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, अदरवाइज वीडियो